नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में शराब खरीदने के लिए मची होड़ के बाद दुकानें बंद करानी पड़ी। गुजरात में सूरत के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर अपने गांव जाने की जिद लेकर सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रेल मंत्रालय पर आपदा में फंसे मजदूरों से भी रेल किराया वसूलने का आरोप लगाया, जिस पर सियासी घमासान मच गया और विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर जुटी भीड़ ने पुलिस और सरकार की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली के कई जिलों में तो भीड़ को देखते हुए एक दिन के लिए शराब की दुकानें बंद करवा दी गईं। दिल्ली के चंद्रनगर में तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि शराब खरीदने आए लोग सब भूल गए। दुकानों के बाहर गोले बनाए गए थे। साफ साफ कहा गया था कि जहां निशान हैं वहीं लोग खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन 9 बजे जब शराब की दुकानें खुली, बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। लाइनों में खड़े लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते दिखे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग एक दूसरे से ऐसे चिपक कर खड़े दिखे जैसे उनके लिए कोरोना का खतरा टल गया हो। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। देखिए यहाँ घेरे जरूर बनाए गए हैं, लेकिन इसमें कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। देखिए भीड़ देख लीजिए कितनी है। पुलिस यहाँ पर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, चप्पल निकल जा रही है लोगों की। भीड़ को देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। लोगों को डराया गया और चेतावनी भी दी गई। लोग नहीं माने तो दिल्ली के चंद्रनगर इलाके में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। शराब की दुकान के बाहर जो लोग जुटे थे, अब पुलिस उनको दौड़ा रही है। देखिए लाठी चार्ज किया गया है, हल्का बल प्रयोग यहाँ पर पुलिस कर रही है। देखिए लाठीचार्ज के बाद वहां भगदड़ मच गई। इलाके में शराब की दुकानें भी बंद करा दी गईं। रोहिणी इलाके में भी शराब की एक दुकान के बाहर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से पहले रोहिणी में शराब की दुकान के बाहर लोग नियमों को ताक पर रखकर लाइनों में लगे नजर आए। वहां भी शराब, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों पर भारी साबित हुई, जिसके बाद दिल्ली के कई जिलों में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। लोगों से वापस घरों में जाने की भी अपील की गई। पूर्वी दिल्ली में भी शराब की दुकानों को बंद करवा दिया गया। यही नहीं, दिल्ली के जिन इलाकों में शराब की दुकानें खुलनी ही नहीं थी, वहां भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो आपसे अनुरोध किया जाता है, अभी तक कोई शराब की दुकान नहीं खुली है, आप यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करें। कश्मीरी गेट इलाके में भी शराब की दुकानों को बंद करा दिया गया, पर बात इतने से नहीं बनी। शराब खरीदने आए लोग वहीं डट गए। एक दूसरे पर गिरते हुए लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइनों में लगे रहे। इस लापरवाही के बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ना पड़ा। आप देख सकते हैं इस वक्त शराब की दुकान को दोबारा बंद कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर अफरा तफरी देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। जो लोग शराब खरीदने में कामयाब रहे, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शराब मिली, आप खुश हैं? अच्छा, इससे आगे क्या होगा? अगर कोई बीमारी होती है तो बंद कर दो। शराब की दुकानों के बाहर जुटी भीड़ ने दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस और प्रशासन भी निशाने पर आ गया, क्योंकि एक दिन पहले जारी हुए दिशा निर्देशों में यह साफ लिखा है कि शराब की दुकानों के बाहर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन ज्यादातर इलाकों में इस आदेश का पालन नहीं हुआ। कई दुकानों के बाहर तो 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा नजर आई। दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब की सिर्फ 150 दुकानों को ही खोले रखने का आदेश दिया है, लेकिन दावा है कि कई इलाकों में इस आदेश का भी उल्लंघन हुआ, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नाराजगी जताई। साथ ही केजरीवाल ने चेतावनी दी कि अगर फिर से शराब की दुकानों पर नियमों की अनदेखी हुई तो सरकार कड़े कदम उठाएगी। अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। 100 बात की एक बात यह कि दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर जुटी भीड़ ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। शराब की दुकानों को खोलने के फैसले पर अब दिल्ली सरकार घिरती हुई भी दिख रही है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने चेतावनी दी कि अगर फिर से इस तरह के हालात बने तो सरकार शराब की दुकानों को बंद रखने का कड़ा फैसला भी ले सकती है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रिफत अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक बार फिर आतंकियों और सीआरपीएफ के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। 3 दिन के अंदर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इसके अलावा बडगाम से भी आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। क्या पता चल रहा है इनके बारे में रिफत?
देखिए किशोर, ये एक बहुत बड़ा अटैक है जो हंदवाड़ा इलाके में, जिस तरीके से आपने कहा, वो वनगाम एरिया है जहां पे ये अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि मिलिटेंट कार में आ गए और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की सीआरपीएफ के लोगों पर जो वहां पे तैनात थे। सीआरपीएफ के 3 लोगों की इसमें मौत हुई और कुछ सीआरपीएफ के और लोग भी जो है घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन वहां पे पहले ये कहा गया था कि एक मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन अभी इस तरह की कंफर्मेशन आ रही है कि उसके पास से कोई वेपन वगैरह बरामद नहीं हुआ है। तो ये अभी कह पाना मुश्किल है कि क्या वो मिलिटेंट की बॉडी है या कोई और वहां पे है जो इस एनकाउंटर में मारा गया है। इसकी अभी कोई पुष्टि ऑफिशियली नहीं हुई है। सीआरपीएफ का कहना है कि अभी वेरीफाई किया जा रहा है कि वो जो बॉडी वहां पे एक और मिली है वो किसकी है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक मेजर अटैक है और इसको कहीं ना कहीं उस दूसरे अटैक के साथ जोड़ा जा रहा है जो कल परसों जो हंदवाड़ा में हुआ था, जिसमें 5 सुरक्षा कर्मी जो है उनकी मौत हुई थी, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर, 2 आर्मी के लोग और 1 सब इंस्पेक्टर था। तो हो सकता है कि वहां उस स्पॉट से जो मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि वहां पे एक बड़ा ग्रुप समझा जा रहा था कि मिलिटेंटों का था, उसमें वो मिलिटेंट भाग गए और उसके बाद शायद उन्होंने ये कार्रवाई जो है अंजाम दी है। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, टीआरएफ रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है इस अटैक की, लेकिन बाकी डिटेल्स अभी इमर्ज हो रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा अटैक है, जिस तरीके से प्लानिंग की गई होगी इस अटैक के लिए और उसके बाद सीआरपीएफ को इतनी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। किशोर, और भी कहीं से खबरें आ रही हैं? देखिए बडगाम में भी एक और अटैक हुआ था, वहां पे सीआरपीएफ और सीआरएसएफ के लोग तैनात थे। वहां पे एक ग्रेनेड फेंका गया है। ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है और वहां पे एक शख्स की यानी कि एक सुरक्षाकर्मी की घायल होने की खबर आ रही है। तो कुल मिला के आज 2 अटैक्स हो गए, एक सेंट्रल कश्मीर के बडगाम इलाके में, हालांकि वहां पे ज्यादा नुकसान कोई हुआ नहीं, लेकिन जो हंदवाड़ा एरिया में जो अटैक हुआ उसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है सीआरपीएफ को। हालांकि पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया, वहां पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस पहुंची है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे कल से अलर्ट बढ़ा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह का अटैक अंजाम दिया जाता है और उसमें सीआरपीएफ को इतना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी को अब शायद देखना होगा सीआरपीएफ को कि उस एरिया में कैसे मिलिटेंट कामयाब हो गए। इतना बड़ा नुकसान जो है सीआरपीएफ के जवानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, कैसे वो उसमें कामयाब हो गए और उसके बाद भाग भी गए। जी रिफत, आप इस पर नजर रखें और जैसे इस पर अपडेट आता है हम फिर आएंगे आपके पास। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होते ही चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चंडीगढ़ से कर्फ्यू हटाने और लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद शहर जाने वाले लोगों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिसे देखते हुए चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई। पुलिस के कई जवान शहर की तरफ जा रहे कार और बाइक सवार लोगों की चेकिंग करते नजर आए, जबकि मुंह पर मास्क लगाए एक महिला पुलिसकर्मी वहां से गुजर रहे बाइक सवार लोगों का तापमान चेक करती दिखाई दी। चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। आमतौर पे ये जो बॉर्डर है ये पूरी तरह से सील दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल छूट है। चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। इस बीच महिला पुलिसकर्मी ने एक बाइक को आगे जाने से रोक दिया, क्योंकि बाइक पर 2 लोग सवार थे और नियमों के मुताबिक बाइक से सिर्फ एक ही आदमी सफर कर सकता है। यही नहीं, जिन लोगों के पास आने जाने का पास नहीं मिला उन्हें भी आगे जाने से रोक दिया गया। लॉकडाउन के बाद जो लोग दूसरे शहरों से चंडीगढ़ जा रहे थे, उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही उन्हें शहर में जाने दिया गया। जो बाहर से आ रही हैं उन गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनके जिसके पास नहीं है वापस ले जाए। लॉकडाउन के बाद जो लोग दूसरे शहरों से चंडीगढ़ जा रहे थे, उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही उन्हें शहर में जाने दिया गया। इस तरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए यहाँ पर। सौभाग्य की बात यह कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए नियमों में छूट दी है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ जाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी और बिना पास के लोगों को शहर में जाने से रोक दिया। यूपी के निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर उत्तराखंड में लॉकडाउन तोड़ने का केस दर्ज हुआ था। अमन मणि त्रिपाठी यूपी के पूर्व मंत्री और मधुमिता हत्याकांड में दोषी अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, जो एक दिन पहले 3 गाड़ियों के काफिले में अपने 11 साथियों के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए और कर्णप्रयाग में चेक पोस्ट पर रोके जाने पर पुलिस और डॉक्टरों की टीम से उलझ गए। समझाया गया कि बद्रीनाथ में जाने का अभी कारण भी नहीं है, कि यात्रा भी बंद है। पुलिस और डॉक्टरों की टीम के साथ थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हुआ था इस बात को लेकर, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए विधायक अमन मणि और उनके साथियों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में FIR दर्ज कर दी। चमोली जनपद और पौड़ी की तरफ से आती हुई 3 गाड़ियों को जब रोका गया तो ये पाया गया कि उनमें जो निर्धारित संख्या है उनसे अधिक लोग बैठे हुए थे और उनके द्वारा मास्क वगैरह भी नहीं पहने गए थे। विधायक और उनके साथियों को थाने से ही जमानत देकर यूपी रवाना कर दिया गया।
वहीं यूपी के महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमन मणि को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने के लिए पास जारी होने पर भी बवाल मच गया। बताया गया कि विधायक अमन मणि ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के श्राद्ध कर्म के लिए बद्रीनाथ जाने का हवाला देकर उत्तराखंड सरकार से पास बनवाया था, जिस पर यूपी सरकार ने अमन मणि त्रिपाठी पर अपनी यात्रा के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाया और उसमें सीएम का नाम जोड़ने को आपत्तिजनक बताया। वहीं विधायक को बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए पास जारी करने वाले उत्तराखंड के ऊपर अपर मुख्य सचिव ने भी सवालों में घिर गए और वकील और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजकर इस मामले की शिकायत की। साथ ही उन्होंने विधायक और उनके साथियों की यात्रा के लिए पास जारी करने वाले अफसर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सौ बात की एक बात यह कि विधायक अमन मणि पहले भी कई विवादों की वजह से चर्चा में रहे हैं, इसलिए अब उन पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तराखंड जाने और वहां बवाल करने के आरोप लगे तो यूपी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और यूपी में दाखिल होने के थोड़ी ही देर बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में लोगों ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन की खिल्ली उड़ाई और भूखे मरने के बजाय कोरोना का शिकार होने को बेहतर बताया। इसलिए वहां लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए लोग बाजार में निकल पड़े। जहां ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी नहीं समझा, एक महिला तो इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन का जिक्र सुनकर ही भड़क उठी। कुछ ना खाएं, वायरस से डर जाए और खाएं कुछ ना। ये क्या है? कौन सी बीमारी है ये? परेशान कर रहे बच्चों वालों को, हम तो बददुआएं देंगे। वहीं पाकिस्तान के लोगों ने इमरान सरकार की ओर से 12,000 पाकिस्तानी रुपए की मदद के दावे को भी सरासर झूठ बताया। कुछ भी नहीं मिला। तो आपने जमा कराया था वो जो सब कुछ जमा करा दिया, धक्के खा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा कहीं से। और कुछ लोग तो महंगाई और बेरोजगारी का दुखड़ा भी सुनाने लगे। 12,000 रुपए जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें यानी कि 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक चाय बन सकती है बस, और कुछ भी नहीं हो सकता 12,000 रुपए में। साथ ही लोगों ने बाजार में उमड़ी भीड़ की तरफ इशारा करते हुए पीएम इमरान खान और धर्मगुरुओं के बीच जारी तकरार पर भी तंज कसा। कोरोना जो है कोरोना वायरस है ना, वो सिर्फ मस्जिदों में, यहाँ देखो कोई कोरोना वायरस नहीं है। सौ बात की बात है कि कोरोना से पाकिस्तान में अब तक 476 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां महंगाई और बेरोजगारी का संकट अब कोरोना पर भी भारी पड़ रहा है। लोग भूख से मरने की बजाय कोरोना से मरने के लिए तैयार हैं और इमरान सरकार के स्मार्ट लॉकडाउन को भी अपने साथ भद्दा मजाक बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर को याद कर एक वीडियो शेयर किया। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर को याद कर एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। I never visited him in hospital. I never wanted to see distress on this smiling, charming face. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच काम कर रहे पुलिस वालों और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया। साथ ही उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने एक देशभक्ति गीत भी गाया। माता कह के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ दी गई ढील के बाद यूपी के गोरखपुर में सड़कें बनाने का काम शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुश्किल समय में कई मजदूरों को रोजगार मिल गया। हम लोग भूखे सो रहे थे तो काम खुला है, तो हम लोगों को रोजी रोटी मिली है। यूपी के शामली में तबलीगी जमात से जुड़े 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इन सभी को पहले वीजा नियम तोड़ने के खिलाफ केस दर्ज कर क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटाइन अवधि समाप्त होने के उपरांत विवेचना के क्रम में इन सभी की गिरफ्तारी कर इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में एक नाव के डूबने से हुए हादसे में 3 लोग लापता हो गए, जबकि 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। नाव पर करीब 8 लोग सवार थे और 8 लोगों में 5 लोगों ने किसी तरह से तैर के जान बचाई। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकारी दफ्तरों के खुलने से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई। एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों के अलावा प्राइवेट ऑफिसों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर आम दिनों की तरह ट्रैफिक नजर आया। सड़क पर लगी पुलिस बैरिकेडिंग के पास एक के बाद एक कई गाड़ियां आती दिखी। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ ठीक वैसी ही दिखी जैसी 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने से पहले हुआ करती थी। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट ऑफिसों को 33% कर्मचारियों के साथ खोलने की छूट दी, तो वो लोग भी सड़कों पर उतर आए जिनके दफ्तर नोएडा में। हालांकि पास न होने की वजह से पुलिस ने किसी को भी बॉर्डर पार करने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का रहने वाला है, नोएडा में काम करता है तो बॉर्डर क्रॉस करेगा। उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए डीएम सर से
पास लेना पड़ेगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा गाड़ियां नजर आईं। लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने पर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा और भी कई लोग बॉर्डर पार करने की मंशा से वहां पहुंच गए। लॉकडाउन 3 है तो कई जगह दफ्तर खुल गए हैं और दफ्तर खुलने की वजह से अब बॉर्डर पर जो है वो भीड़ आपको इस तरीके से नजर आएगी। गाड़ियां काफी ज्यादा बॉर्डर पर आ रही हैं। 100 बात की एक बात है कि प्राइवेट ऑफिसों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत के बाद कई लोग अपने दफ्तर जाने के लिए निकल पड़े और यही वजह रही कि लॉकडाउन में दिल्ली की सड़कों पर इतनी भीड़ नजर आई। कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद चीन में टूरिज्म में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआत हुई थी, जो जल्द ही दुनिया भर में तबाही की वजह बन गया। लेकिन कोरोना पर काबू पाने के बाद अब चीन में टूरिज्म भी पटरी पर लौट रहा है। सामने आए वीडियो में वहां के कई इलाकों में सैलानियों की भारी भीड़ नजर आई। सबसे ज्यादा सैलानी चीन के शिनजियांग प्रांत में पहुंचे। वहां सैलानियों की कई दर्जन बसें पहाड़ी रास्ते पर गुजरती नजर आईं। हालांकि इस दौरान वहां पूरी सावधानी रखने का दावा किया गया और हर सैलानी को जांच के बाद ही आगे जाने दिया गया। बताया गया कि वहां 3 दिन के अंदर ही 8 करोड़ से ज्यादा सैलानी अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए पहुंच गए, जिनसे चीन की सरकार को करीब 38,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 100 बात की एक बात यह कि पूरी दुनिया भले ही कोरोना से बेहाल हो, लेकिन चीन में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। यही नहीं, वहां टूरिज्म को भी शुरू कर दिया गया है, जिससे वहां की सरकार को काफी कमाई भी हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के किराए पर सियासत गरमा गई। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रेल मंत्रालय पर निशाना साधा और आपदा में फंसे मजदूरों से भी रेल किराया वसूलने का आरोप लगाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि रेल मंत्रालय पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए चंदा देकर उसकी वसूली मजदूरों से कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी विदेशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया के विमान से मुफ्त में भारत वापस बुलाने और मजदूरों से रेल किराया वसूलने पर सवाल उठाए। तो सरकार ने साफ किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में किसी से भी किराया नहीं वसूला जा रहा है, बल्कि रेल चलाने पर जो लागत आ रही है उसी का 15% हिस्सा राज्य सरकारों से लिया जा रहा है और बाकी 85% सब्सिडी दी जा रही है। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और सोनिया गांधी को नसीहत दी कि वो इस मामले पर राजनीति करने के बजाय कांग्रेस की सरकारों को रेल खर्च में अपना हिस्सा चुकाने को कहें। अगर सोनिया गांधी को श्रमिकों की इतनी चिंता है तो वो कांग्रेस शासित प्रदेशों को ये निर्देश दें कि जो 15% बकाया है वो उसको उठाएं। इस प्रकार की राजनीति से भारत की कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस वालों को सम्मानित करने के लिए कुछ लोगों पर नियमों की अनदेखी कर एक रैली निकालने का आरोप लगा। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या के हिसाब से उज्जैन को रेड जोन में रखा गया है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस वालों को सम्मानित करने के लिए न सिर्फ रैली निकाली बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। रैली में लोग एक दूसरे के बेहद करीब चलते नजर आए। रैली के दौरान लोगों ने जगह जगह पुलिस वालों पर फूलों की बारिश कर उन्हें सम्मानित भी किया। रैली के साथ कुछ पुलिस वाले भी चलते दिखाई दिए। इन पुलिस वालों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, जबकि एक पुलिसकर्मी तो बिना मास्क पहने ही रैली में चलता नजर आया। 100 बात की एक बात यह कि कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के सम्मान में लोगों ने रैली निकाली, लेकिन इस रैली में लोगों ने नियमों की अनदेखी कर सभी के लिए खतरा और बढ़ा दिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शराब खरीदने के लिए एक दुकान के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शराब खरीदने के लिए दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखाई दी, जिसमें खड़े लोग मास्क और कपड़े की मदद से नाक और मुंह तो ढके दिखाई दिए, लेकिन लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। एक दूसरे से दूर रहने की बजाय लाइन में खड़े लोग एक दूसरे से काफी करीब भी खड़े नजर आए। भीड़ को संभालने के लिए वहां पुलिस के जवान भी दिखाई दिए, जो लाठियों की मदद से लोगों को लाइन में खड़ा रहने और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश करते दिखे। लोगों में शराब की दुकान खुलने की खुशी इस कदर थी कि वहां एक आदमी दुकान के बाहर माथा टेकता नजर आया। शिल्पा शेट्टी ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। लॉकडाउन के बीच शिल्पा शेट्टी ने घर में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।
यूपी के कौशाम्बी में एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक आदमी पर एक बच्ची को अगवा कर रेप करने का आरोप लगा। एक 50 वर्ष के व्यक्ति के द्वारा एक छोटी बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य की जानकारी मिली है। राजस्थान के कोटा से झारखंड के साहिबगंज लाए गए 69 छात्रों को जांच के बाद उनके घर पर ही क्वारंटीन कर दिया गया। एथलीट दुती चंद ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारियों पर असर पड़ा है और उन्हें फिर लय हासिल करने में 6 महीने लगेंगे। फिलहाल टोक्यो ओलंपिक खेल अगले साल तक के लिए टाल दिए गए हैं और उससे पहले दुती चंद को क्वालिफाई करने के लिए एक टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आई टिड्डियों की वजह से किसानों की मुश्किल बढ़ गई। इलाके के खेतों में हर तरफ टिड्डियों ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में पहुंचे और इन टिड्डियों को भगाने की कोशिश करने लगे। पिछले साल भी पाकिस्तान से आई इन टिड्डियों की वजह से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और इस बार भी इन टिड्डियों ने किसानों के खेतों पर हमला बोल दिया। फसल के बीच जिधर भी नजर गई टिड्डियां ही टिड्डियां दिखाई दी। टिड्डियों से परेशान किसान अपने खेतों में इनको भगाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए, लेकिन भारी संख्या में पहुंची इन टिड्डियों की वजह से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गईं। बाड़मेर जिले में भी इन टिड्डियों ने फसल पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से किसान परेशान दिखे। एक तरफ तो महामारी, दूसरी तरफ ये टिड्डी दल का हमला किसानों पर चोट पहुंचा रहा है। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन की वजह से पहले से ही किसान परेशान थे, जिनकी मुश्किलें इन टिड्डियों ने और बढ़ा दी। लॉकडाउन में केंद्र की तरफ से छूट मिलने के बाद दिल्ली में निर्माण का काम शुरू हो गया। सीपीडब्ल्यूडी ने लोकसभा सांसदों के लिए फ्लैट बनाने का रुका हुआ काम फिर से चालू कर दिया, जिसे प्लान के मुताबिक 20 जून को पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से करीब 40 दिन तक काम रुका रहा। ऐसे में तय वक्त के अंदर निर्माण पूरा करने के लिए मजदूर भी तेजी से काम करते नजर आए। 1 महीने बाद काम शुरू हुआ तो मजदूरों ने भी राहत की सांस ली। अच्छा लग रहा है काम कर रहा है तो। सभी मजदूर चेहरों पर मास्क लगाकर पहुंचे और नियमों का पालन करते हुए काम शुरू करने से पहले मजदूरों के शरीर का तापमान भी मापा गया। इसके बाद सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ कराए गए और फिर उन्हें काम करने की इजाजत दी गई। मजदूरों की सुरक्षा के लिए पूरे निर्माण स्थल को सैनिटाइज भी किया गया। इसके लिए उस मशीन का इस्तेमाल किया गया जो निर्माण स्थल पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हवा में पानी की बौछार करती है। लेकिन कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए मशीन को सैनिटाइजर छिड़कने के काम में लगा दिया गया। बिना मास्क वाले को तो हम बिल्कुल ही उल्टे समझ लो। हर आदमी को हमने मास्क दे रखा है, सैनिटाइजर रख रखा है। सौभाग्य की बात है कि निर्माण का काम शुरू तो हो गया है, लेकिन निर्माण की इजाजत सिर्फ उन जगहों पर ही है जहां मजदूर निर्माण स्थल पर पहले से ही मौजूद हों, यानी कि वो वहीं परिसर में ही रहते हों, ताकि मजदूरों को बाहर से बुलाने की जरूरत ना पड़े और कोरोना वायरस का खतरा कम से कम रहे। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में अब लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह ले सकेंगे। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक मरीज घर बैठे डॉक्टरों से सलाह ले सकें, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए मरीज रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुफ्त में डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। प्रदेश में 100 अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर इस पोर्टल से लोगों की मदद कर पाएंगे। इसके लिए राज्य के 240 डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी दी गई। ऑनलाइन इलाज करवाने के लिए लोगों को इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद उस मरीज के मोबाइल पर टोकन नंबर भेजा जाएगा, जिसके जरिए वो मरीज डॉक्टर से सलाह ले सकेगा। जब डॉक्टर से बातचीत खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो डॉक्टर मरीज के फोन पर ऑनलाइन ही दवा का पर्चा भेज देगा। करीब 3 हफ्तों तक गायब रहने के बाद उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन एक बार फिर नजर आए। इससे पहले किम की सेहत पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन करीब 3 हफ्ते तक गायब रहने के बाद वहां के सरकारी न्यूज चैनल ने किम का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में किम खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री का फीता काटकर उद्घाटन करते नजर आए। राजधानी प्योंगयांग के करीब हुए इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने झंडे लहराकर और ताली बजाकर किम का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान किम भी तालियां बजाते नजर आए। वीडियो में स्वस्थ दिख रहे किम ने बैटरी से चलने वाली एक गाड़ी में बैठकर फैक्ट्री का मुआयना किया और वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में उनकी हालत बेहद गंभीर बताई गई थी, जिसके बाद ही उनकी सेहत पर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। सौभाग्य की बात है कि अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों की निगाहें किम की सेहत पर लगी थीं और उनके बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब किम के इस वीडियो ने उनकी सेहत के बारे में लगाई जा रही अटकलों को गलत साबित कर दिया। दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा में घायल डीसीपी अमित शर्मा ने कामकाज संभाल लिया। नागरिकता कानून के मुद्दे पर उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान डीसीपी अमित शर्मा घायल हो गए थे, जिन्होंने पूरी तरह ठीक होने के बाद अपना कामकाज संभाल लिया। डीसीपी अमित शर्मा की गाड़ी जैसे ही दफ्तर पहुंची, वहां पहले से मौजूद कर्मचारियों ने उनके सम्मान में तालियां बजानी शुरू कर दी।
गाड़ी से उतरने के बाद डीसीपी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की और फिर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गए और जब तक वो अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे तब तक तालियां बजती रहीं। शाहरुख खान ने अपने बेटे के साथ गाने का एक वीडियो शेयर किया। शाहरुख ने अपने बेटे के साथ गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें कोरोना वायरस के मुश्किल वक्त से जल्द उबरने की उम्मीद जताई गई। शाहरुख का ये गाना कुछ हस्तियों की ओर से शुरू की गई मुहिम आई फॉर इंडिया का हिस्सा है। इस अभियान से जो भी पैसे जुटाए जाएंगे उससे कोरोना वायरस की लड़ाई में मदद की जाएगी। रैंडम ख्यालों का पुलाव है पकाया, ये करण का हर हीरो लंदन से क्यों आया। सोचते सोचते 3 बज जाएगा, छोड़ना यार सब सही हो जाएगा। हरियाणा के अंबाला कैंट के पास एक तेज रफ्तार कार नदी में गिर गई। राहत की बात यह रही कि कार में बैठे तीनों लोग वक्त रहते बाहर निकलने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मामूली विवाद में कुछ लोगों पर एक सरकारी राशन दुकानदार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। वो 20-25 जने का लेकर आ गया और फिर एकदम से मारधारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता बुधवार को रिटायर होंगे। कोरोना वायरस की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब किसी जज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विदाई दी जाएगी। यूपी के वाराणसी में लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद रेड जोन में कुछ दुकानों को 7 घंटे के लिए खोला गया, लेकिन वहां कई लोगों ने मास्क पहनने समेत सरकार के कई दिशा निर्देश नहीं माने। यूपी के गोंडा में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें 7 लोग घायल हो गए। आरोप है कि मामूली बात पर शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दोनों गुटों के लोग लाठियों से एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। हमले के दौरान एक महिला बीच बचाव करती नजर आई, लेकिन इसका लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ लाठियों से ही नहीं बल्कि दावा किया गया कि दोनों गुटों की तरफ से ईंटों से भी हमला हुआ, जिसके बाद जगह जगह ईंटों के टुकड़े पड़े दिखाई दिए। कितने लोगों ने मारा है? 15-16 लोग। इस हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सौ बात की बात है कि मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। इस घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। कोरोना वायरस के खतरों के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर धूप सेकते नजर आए। पूरे अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ही इस बीमारी के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क के एक पार्क में कई लोग एक साथ धूप सेकने के लिए पहुंच गए। पार्क का हर कोना लोगों से भरा दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत एक दूसरे से दूरी बना रखी थी, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। कई लोग तो अपने बच्चों के साथ वहां पिकनिक मनाते भी नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से न्यूयॉर्क में पिछले कई हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। वहां इस बीमारी के अब तक 3.25 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जो किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। वहीं न्यू जर्सी में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। समंदर के किनारे कुछ लोग धूप सेकते तो कुछ मस्ती करते दिखे। न्यू जर्सी में भी कोरोना वायरस का गंभीर खतरा बना हुआ है। वहां अब तक कोरोना के 1,30,000 मरीजों का पता चल चुका है, जबकि 8,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सौ बात की बात है कि अमेरिका के इन दोनों जगहों पर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। इसके बावजूद जिस तरह लोग एक साथ बाहर निकल आए, उससे इस बीमारी का खतरा और बढ़ सकता है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर में हमले की बड़ी साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद रमजान के महीने का फायदा उठाकर कश्मीर घाटी में आत्मघाती हमले की फिराक में है। बताया गया कि इस हमले के लिए जैश ए मोहम्मद ने 2 टीमें बनाई हैं, जिनमें कई विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। खबर है कि ये आतंकी पुलवामा और बडगाम में सुरक्षा बल के कैंप और पुलिस स्टेशन को निशाना बना सकते हैं। यही वजह रही कि कैंपों और पुलिस स्टेशनों की निगरानी बढ़ा दी गई। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन बेगूसराय पहुंच गई। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने वाले ये छात्र लॉकडाउन के बाद वहीं फंस गए थे, जिन्हें लेकर एक स्पेशल ट्रेन बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन पहुंची। छात्रों के ट्रेन से उतरने के बाद उनके शरीर का तापमान मापा गया। साथ ही इन छात्रों की जानकारी भी नोट की गई। छात्रों की जांच के लिए स्टेशन पर ही डॉक्टरों की कई टीमों को तैनात किया गया। अधिकारियों ने बताया कि किसी छात्र के बीमार मिलने पर उसे स्टेशन पर ही क्वारंटीन किया जाएगा। जो व्यक्ति सिम्टोमेटिक पाया जाएगा, जो बच्चा, उसको हम लोग यहाँ पे क्वारंटाइन में रखेंगे, उसका सैंपल का जांच करवाएंगे, उसके बाद उसको रिजल्ट के आधार पर रिलीज करेंगे। अपने शहर लौटने पर बच्चे भी काफी खुश दिखे और उन्हें वापस लाने पर सरकार का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। हमारे लिए पढ़ाई की टाइम थी, पर मेंटली डिस्टर्ब हो जाने की वजह से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। कोटा से लौटने वाले छात्रों के लिए बिहार के गया स्टेशन पर भी तैयारियां तेज कर दी गईं।
पूरे स्टेशन को सैनिटाइज करने के साथ ही दूसरे जरूरी इंतजाम भी पूरे कर लिए गए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों को वापस आने में हुए खर्च को लौटाने समेत 500 रुपए की मदद का ऐलान भी किया। जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा।